हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं आज एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि आज हम ये जानने वाले हैं कि दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम चलाया जाता है रिम्बर्समेंट ऑफ द ट्यूशन फी, उसमें अभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। तो हम उसी अपडेट को जानेंगे, क्योंकि एक एकेडमिक ईयर 2020 और 21 में मैक्सिमम बच्चों का अभी अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है। क्योंकि मैंने एकेडमिक ईयर 2019 और 20 में लगभग 20 से 25 बच्चों का फॉर्म भरा था और लगभग सभी बच्चों का आ चुका है। अगर आप उन बच्चों के पेरेंट्स हैं जो आपने प्रीवियस ईयर भरा हुआ है और अभी अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप उन बच्चों के पेरेंट्स हैं जो नेक्स्ट ईयर भरने जा रहे हैं, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस अपडेट के बिना आप अगर ये अपडेट नहीं करवाएंगे तो आपका अमाउंट क्रेडिट नहीं होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता हूं और पूरा ऑथेंटिक तरीके से। क्योंकि ये मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि आप लोगों को बनाऊं। उसके बाद मैंने जब कंसर्न अथॉरिटी से कंफर्म किया, देन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फी रिम्बर्स होता है वो एनुअल इनकम के बेसिस पर होता है। जिन पेरेंट्स का इनकम 60,000 एंड लेस है तो उनको 100% रिम्बर्स किया जाता है, और जिन पेरेंट्स का एनुअल इनकम 60,000 से लेकर 2 लाख के बीच में आता है उनको 75% रिम्बर्स किया जाता है। क्योंकि इन लोग हाईएस्ट जो रिम्बर्स करते हैं वो 48,000 का होता है। पहले उन्होंने 3 लाख का कैपिंग दिया हुआ था, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से अभी 2 लाख का कैपिंग है। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, तो ये ज़रूर जान लीजिए। क्योंकि आप मैक्सिमम पेरेंट्स क्या करते हैं कि साइबर कैफ़े में जाते हैं, उसके बाद उनको जो साइबर कैफ़े अपने मनमर्जी से कभी भर देते हैं, और जब अमाउंट नहीं मिलता है, अमाउंट क्रेडिट नहीं होता है, तब पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। आपको भी जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट और क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो टर्म्स एंड कंडीशन में पहला है कि जो चारों कैटेगरी से जो SC ST OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, उसमें लगभग आपको यहाँ से दिल्ली में 3 साल रहना ज़रूरी है, और आपका फैमिली इनकम है वो 2 लाख से कम का होना चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट जो होता है वो अथॉरिटी SDM ऑफिस से होना चाहिए। क्योंकि कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो नोटरी वाला पे अपना ठप्पा लगा के या स्टम्प लगा के आ जाते हैं, तो वो इनवैलिड है, मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और चौथा है टर्म्स एंड कंडीशन, ये है कि स्कूल्स जो है, जितने भी स्कूल्स हैं उसमें आपका रिकग्नाइज होना चाहिए या रजिस्टर होना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट पे। और पांचवा है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि रिपीटर्स स्टूडेंट को ये स्कीम्स एलिजिबल नहीं है। कई बार क्या करते हैं कि रिपीटर्स है करके इनको ये फॉर्म भर देते हैं, लेकिन उनके लिए ये रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में सबसे ज़रूरी बात है कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। कई बार बहुत सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट ले आते हैं, लेकिन यहाँ पर चुनिंदा डॉक्यूमेंट ही एक्सेप्ट किया जाता है, इसलिए मैं ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वगैरह का बता रहा हूँ। पहला है आधार कार्ड, ये दोनों का होना चाहिए। स्टूडेंट का तो लगेगा ही लगेगा। अगर पेरेंट्स नया इसमें रजिस्टर कर रहे हैं तो पेरेंट्स के आईडी से ही, आधार से ही क्रिएट होगा, इसलिए इसका आधार कार्ड दोनों का चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए वो SDM ऑफिस से, वो क्लेम पीरियड का होना चाहिए, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट ओनली 6 मंथ का वैलिड होता है। और थर्ड है हमारा करंट ईयर का फी रिसीट। जो एकेडमिक ईयर सेशन चल रहा है उसी का फी रिसीट होना चाहिए। भले ही आपने सेकेंड क्वार्टर का या थर्ड क्वार्टर का, जितने क्वार्टर का आपने दिया हुआ है उतना का ही फी रिसीट अपलोड होगा। और फी रिसीट में 3 चीज़ें भरी जाती हैं, एक ट्यूशन फ़ी और लाइफ फीस और लाइब्रेरी फ़ीस, केवल ये तीनों। बाकी जैसे कुछ स्कूल्स में थर्ड लैंग्वेज और बहुत सारी डेवलपमेंट फ़ीस वगैरह होती है, तो वो इसमें नहीं काउंट होगा। अगला हमारा मार्कशीट है जो प्रीवियस ईयर का होना चाहिए। उसमें 2 कंडीशंस हैं। पहला है कि 80% से अटेंडेंस होना चाहिए, 80% से ज़्यादा। पहले इन्होंने 70% हुआ था, लेकिन इस बार से उन्होंने 80 कर दिया हो। और मार्क्स जो होना चाहिए 50% एंड अबव होना चाहिए।
और एड्रेस प्रूफ सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि इसमें 4 ही एक डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाते हैं। उसमें पहला है ड्राइविंग लाइसेंस, जो GNCTT से इशूड होना चाहिए। कई पेरेंट्स वो बहुत पहले बना हुआ है उसको लेकर आते हैं, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। और दूसरा है वोटर ID कार्ड, क्योंकि एड्रेस के लिए है तो बोथ साइड होना चाहिए। उसके बाद थर्ड है लैंडलाइन फ़ोन बिल, जो MTNL के द्वारा इशू करते हैं, और राशन कार्ड होना चाहिए। ये चारों ही सिर्फ एक्सेप्ट होगा। कई पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला हमारा बैंक, सबसे ज़रूरी, क्योंकि जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे पैसा यहीं पर आना है, तो इसके लिए सबसे जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं ये हम देखेंगे। जो इसमें 3 कंडीशंस हैं। बैंक मस्ट बी एक्टिव, मतलब बैंक एक्टिव होना चाहिए, उसमें ट्रांजैक्शन होते रहना चाहिए, क्योंकि बैंक्स का ये रूल है कि अगर आप 1 साल के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो वो डोरमेंट अकाउंट में डाल देती है। और दूसरा है NPCI सीडेड विद आधार कार्ड। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से मैक्सिमम बच्चों का अभी अमाउंट क्रेडिट नहीं हो रहे हैं। तो हम आगे देखेंगे, आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे इसको सीड करना है। और तीसरा हमारा बैंक मस्ट बी नेशनलाइज, मतलब पब्लिक सेक्टर का बैंक होना चाहिए, मीन्स गवर्नमेंट का। तो हमारे पास टोटल कितने गवर्नमेंट बैंक हैं ये मैंने यहाँ लिस्ट किया हुआ है। और ये जितने भी लिस्ट मैंने रखा है उसमें हम जो अभी मर्ज हुआ है वो लेटेस्ट एक ही में डाला हुआ है, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखिए। तो ये प्राइवेट बैंक एक्सेप्ट नहीं होगा। अगला हमारा आधार सीडिंग का प्रोसेस। कई पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने तो जब ओपन किया था उसी समय आधार कार्ड दिया था, लेकिन उस समय आपने एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या एड्रेस प्रूफ दिया था, ना कि आपने NPCI के माध्यम से आपने सीड करवाया था। मैं इसे वर्ड में दिखा देता हूँ और थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको भी क्लियर नज़र आए। क्योंकि जितना भी गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांजैक्शन होती है उसमें DBT के माध्यम से होती है, ना कि NEFT या IMPS के माध्यम से, इसीलिए ये आपको करवाना ज़रूरी है। तो सीड करने का प्रोसेस ये है कि आपको जहाँ पे आपका अकाउंट खुला है वहीं का आपको ब्रांच विज़िट करना है। विज़िट करने के बाद आपको उनको इंट्रोड्यूस करना है कि मैंने ऐसा स्कीम्स भरा हुआ है, तो मुझे इसके लिए आधार सीडिंग की ज़रूरत है। तो आपको अगर ये बताने के बाद बैंक वाले कुछ फॉर्म देंगे, फॉर्म फिलअप करके आपको मे बी सिग्नेचर ऑन आधार कार्ड और कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। तो ये सब आप जमा कर लीजिए। उसके बाद आपका देन ब्रांच विल लिंक द आधार नंबर। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन कई बार इसके लिए पेरेंट्स को इधर से उधर भटकना पड़ जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और सीट उसके बाद रोल ऑफ द कस्टमर, ये जमा करने के बाद आपका फिज़िकल या इलेक्ट्रॉनिक जमा कीजिए। जमा करने के बाद ये बैंक आपका ये लिंक कर देगी। अगर आप बैंक चेंज करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो आपका अगर सीडिंग है तो वो दूसरे बैंक में जहां आप ट्रांसफ़र करते हैं वहीं हो जाएगा। और इससे फ़ायदा और एक दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपको गैस में सब्सिडी मिलती है तो ये आपको सीड करने के बाद ये अमाउंट भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ परेशानी आती है तो इस दिया हुआ नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके बैंक का रोल क्या क्या है ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जितने भी उन्होंने सर्कुलर दिया था सबका रोल दिया हुआ था, तो इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। NPCI की क्या ज़रूरत है, क्या रोल है, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। और दूसरा, अगर आपको इसमें कुछ फीडबैक या कुछ कंप्लेन करना है तो ये ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं। और एडिशनल ये है कि और कस्टमर को सिर्फ एक ही अकाउंट पे ये सीड करनी है, ये बात ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। अगर आप एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट पे लिंक करवाते हैं तो जो लेटेस्ट लिंक होगा, जो सबसे बाद में लिंक होगा, उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। इसी अपडेट को बताने के लिए मैं आज ये वीडियो बनाया हूँ। आगे कुछ है तो मैं आगे बता दें। ये रहा फॉर्म फिलअप करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस।
इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देता हूँ, और आई बटन में देख रहे हैं वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट जा सकते हैं और प्रोसेस को देख सकते हैं कि कैसा फॉर्म फिलअप करना है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।